यकीन नहीं हो रहा। पीछे हटो, देखोगी तो मानोगी। फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेन की पटरियों से और स्क्रीन पर साल 1968 दिखाया जाता है, जहां हमें आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल नजर आते हैं। पॉल आज उसे एक स्पेशल सरप्राइज देने के लिए कहीं ले जा रहा था। वो उसे एक जगह ले जाकर खड़ा कर देता है और उसकी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा देता है। सामने का नजारा देखकर आयरिस थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि पॉल उसे लेकर आया था स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, जो उस टाइम का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट था, पूरे 494 फीट की हाइट वाला। और आज ही इस रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे था। पॉल तो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था और आयरिस भी काफी खुश थी। बस उसे थोड़ी ऊंचाई से डर लग रहा था, मतलब उसे लग रहा था कि इतनी हाइट पे जाना सेफ नहीं होगा। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सीन कट होता है एक बच्चे पर जो फाउंटेन में कॉइन्स डाल रहा था। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उसे रोकता है कि ऐसा मत करो, ये बैड लक ला सकता है। ये सुनकर बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब आयरिस और पॉल एलिवेटर में चढ़ते हैं और ये कोई आम लिफ्ट नहीं थी, बल्कि 9000 टन का वेट झेलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट थी। होटल का स्टाफ भी बहुत जोश में था और लिफ्टमैन तो हर किसी को बड़े जोश में वेलकम कर रहा था और बताता है कि ये रेस्टोरेंट तय समय से 5 महीने पहले बनकर तैयार हो गया, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यही बात थोड़ा सस्पिशियस भी लगती है। शायद जल्दीबाजी में कुछ मिसिंग रह गया होगा। सब लोग ऊपर जाने को एक्साइटेड थे और वो बच्चा भी अब स्काई व्यू की लिफ्ट में चढ़ गया था। फिर सभी लोग टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां रेस्टोरेंट का पूरा फ्लोर कांच का बना होता है, जिससे नीचे का सब कुछ साफ दिखाई देता है। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन चल रहा था और वहाँ पार्टी का माहौल बना हुआ था। फिर पॉल रिसेप्शन पर जाकर अपनी टेबल रिजर्वेशन के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, जिससे पॉल को बहुत बुरा लगता है। फिर वो आयरिस के पास जाता है और इसी दौरान आयरिस एक गुलाब का फूल निकालकर पॉल की जेब में लगाती है, लेकिन फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। ये देखकर उसे अचानक उल्टी आने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ मौजूद एक सिंगर ये सब देखती है और तुरंत समझ जाती है कि आयरिस प्रेग्नेंट है। वो औरत आयरिस से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिस पर आयरिस बताती है कि हाँ, उसे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये बात उसने अब तक पॉल को नहीं बताई थी। सिंगर लेडी उसे ब्लेस करती है और फिर अपने बेटे के साथ टाइम बिताने लगती है। इधर रेस्टोरेंट में डांस, म्यूजिक और पार्टी का माहौल था। लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी एक बारटेंडर शैंपेन खोलता है और उसकी कैप हवा में उड़कर ऊपर लगे झूमर से टकरा जाती है, जिससे उसका एक नुकीला टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है। अब यहाँ रेस्टोरेंट का जो फ्लोर है, उसका बीच वाला हिस्सा ग्लास का बना हुआ था और झूमर का टूटा हुआ शार्प टुकड़ा सीधा उस ग्लास फ्लोर पर गिरता है, जिससे उसमें दरार पड़ जाती है। फिर हमें बिल्डिंग के जॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो हिल रहे थे और इससे साफ था कि स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा वजन था। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन को टाइम पे पूरा किया जाता और जल्दबाजी न की होती तो शायद वो मजबूत बन सकता था। इसके बाद आयरिस पॉल के पास जाती है और पॉल उसे ऊपर की छत पर ले जाकर प्रपोज करता है। आयरिस बहुत खुश हो जाती है और उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन जैसा उसे डर था कि पॉल गुस्सा करेगा, वैसा कुछ नहीं होता। पॉल तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे एक रिंग पहनाता है। रिंग थोड़ी टाइट होती है, लेकिन आयरिस कहती है कि ये ठीक है। इसी दौरान आयरिस देखती है कि वो बच्चा भी ऊपर मौजूद है और वो कॉइन्स नीचे फेंक रहा था। गार्ड उसे दोबारा रोकता है कि ऐसा ना करे, ऊपर से गिरा सिक्का बुलेट जितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बच्चा नहीं मानता और एक और सिक्का फेंक देता है, लेकिन वो सिक्का जमीन पर गिरने के बजाय एसी के बाहरी यूनिट की वैक्यूम हवा में खींचकर अंदर चला जाता है। पार्टी के दौरान जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं, तभी रेस्टोरेंट का कांच का फ्लोर हिलने लगता है। वहीं वो सिक्का एसी डक्ट के अंदर घूमता रहता है और फैन की हवा के साथ घूमते हुए अचानक एक पाइप से टकरा जाता है, जिससे गैस लीक हो जाती है और अचानक रेस्टोरेंट का फ्लोर टूट जाता है, जिससे सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने के लिए कांच के एक टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ कट जाते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं आयरिस एक स्टेबल जगह पर खड़ी थी, जिससे वो बच जाती है और ऊपर के लाइव किचन में आग लग जाती है। इस आग में वो सिंगर भी मारी जाती है। आयरिस खुद को बचाने के लिए एक पियानो के नीचे छिप जाती है। फिर वो लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन लिफ्ट पहले से ही लोगों से भरी पड़ी थी। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, एक आदमी उसके नीचे आ जाता है और कुचलकर मर जाता है। लिफ्ट खराब हो जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग भी मारे जाते हैं। जब आयरिस वापस ऊपर आती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक ओर झुक चुका है और अंदर के लोग किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा हिस्सा सिर्फ एक पियानो के सहारे टिका होता है। तभी वही सिक्का आकर उस पियानो पर गिरता है, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है और रेस्टोरेंट का वो हिस्सा भी नीचे गिर जाता है और उसमें मौजूद सारे लोग भी मारे जाते हैं। आयरिस को वहाँ वो सिंगर का बेटा फिर से दिखाई देता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस जगह वो बच्चा खड़ा था वहाँ की जमीन भी फट जाती है। अपनी जान बचाने के लिए आयरिस एक चीज को पकड़ लेती है, लेकिन उसकी अंगूठी 2 लोहे की रॉड्स के बीच फंस जाती है
जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और अंगूठी के साथ साथ स्किन भी निकल जाती है। और आखिरकार आइरिस और वो बच्चा दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और तभी एक लड़की अचानक जोर से चिल्लाती है और हमें पता चलता है कि अभी तक जो भी हमने देखा वो सब एक लड़की स्टिफनी के हेलुसिनेशंस थे। वो इस वक्त अपनी क्लास में बैठी होती है और उसकी चिल्लाहट से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जब प्रोफेसर उस पर सवाल करता है तो स्टिफनी बताती है कि उसे अक्सर ऐसे डरावने विजन्स और हेलुसिनेशंस आते रहते हैं। रात में भी वो चीखकर उठ जाती है जब ऐसे डरावने सपने देखती है। फिर उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि उसे अपने परिवार से इस बारे में बात करनी चाहिए। स्टिफनी अपने घर आकर अपने पापा से मिलती है और अपने प्यारे भाई से भी मिलती है, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर दोनों अपने मामा के घर जाते हैं। स्टिफनी की अपने कजिन से भी बहुत अच्छी अटैचमेंट थी और सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी स्टिफनी अपने मामा से अपनी नानी आइरिस के बारे में पूछती है, यानी वही आइरिस जिसे हमने स्टिफनी के हेलुसिनेशंस में देखा था, वो उसकी नानी थी। लेकिन आइरिस का नाम सुनकर मामा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नानी हमारे लिए मर चुकी है। वो पागल हो गई थी, हमें छोड़कर एक टापू पर जाकर रहने लगी और कभी लौटकर नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी माँ की मेंटल कंडीशन खराब हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई। ये सब बोलकर मामा तो चले जाते हैं, लेकिन मामी स्टिफनी की मदद करती है और आइरिस के भेजे हुए कुछ पुराने खत, उसका एड्रेस और कुछ चीजें उसे देती हैं। उन्हीं चीजों में एक फोटो भी थी जो पॉल और इरिस ने स्काईव्यू रेस्टोरेंट के सामने क्लिक करवाई थी। ये फोटो देखकर स्टिफनी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये वही तस्वीर और रेस्टोरेंट था जो उसने अपने हेलुसिनेशंस में देखा था। अब अपनी नानी से मिलने के लिए स्टिफनी उस सुनसान टापू पर जाती है, जहाँ एक पुराना सा घर होता है जिसकी हालत काफी खराब थी। घर की सिक्योरिटी कैमरा में वो अपना नाम बताती है तो आइरिस उसे अंदर बुला लेती है। आइरिस भी स्टिफनी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो स्टिफनी से उसकी माँ के बारे में पूछती है और स्टिफनी बताती है कि माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। फिर स्टिफनी आइरिस को सबसे जरूरी बात बताती है कि उसने उन्हें और ग्रैंडपा को स्काईव्यू रेस्टोरेंट के सामने देखा था और देखा था कि वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा है, सब लोग मर रहे हैं। ये डरावने सपने और विजन्स उसे रोज रात दिन आते हैं। तब आइरिस उसे बताती है कि जो विजन्स उसे आते हैं वही सब विजन्स पहले उन्हें भी आते थे। आइरिस बताती है कि उन्हीं डरावने विजन्स की वजह से वो उस दिन होने वाले बड़े हादसे में सबकी जान बचा पाई थी। उस दिन उन्होंने उस बच्चे के हाथ से वो सिक्का ले लिया था जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ था, और जिस रेस्टोरेंट का फर्श टूटने वाला था उसका भी उन्हें पहले से ही पता था। इसलिए वो माइक पर जाकर सबको अनाउंस कर देती है कि फ्लोर कोलैप्स होने वाला है, और ये सुनते ही बहुत सारे लोग वहाँ से पहले ही निकल जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये सुनकर स्टिफनी हैरानी से पूछती है, मतलब आपने उस दिन सबकी जान बचाई थी? जिस पर आइरिस कहती है कि हाँ, उस दिन मैंने मौत को चकमा देकर सबकी जान बचाई थी, लेकिन इसके बाद मौत ने उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया जो लोग उस हादसे में बच गए थे। मौत उनके साथ खेल खेलने लगी, उन्हें एक एक करके ढूंढकर मारने लगी। सिर्फ वही नहीं, अगर उन लोगों के बच्चे भी हुए थे तो मौत उन्हें भी नहीं छोड़ रही थी। और जिन लोगों की मौत उस दिन नहीं हुई थी लेकिन बाद में उनके बच्चे पैदा हुए, तो मौत अब उन बच्चों को भी मारने लगी, क्योंकि अगर वो लोग उस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे कभी पैदा नहीं होते। जब एक एक करके वो लोग मरने लगे तब आइरिस को ये सारा सच समझ आया। मौत ने पॉल को भी कैंसर की बीमारी देकर मार दिया, और फिर आइरिस को एहसास हुआ कि अब अगली बारी उसकी है। मौत से बचने के लिए उसने खुद को इस टापू पर छुपा लिया। वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी माँ, उसके भाई, उनके बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टिफनी पूछती है, तो फिर मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं? तब आइरिस कहती है कि अब मौत हमारे पीछे है। ये सुनकर स्टिफनी बहुत डर जाती है। फिर आइरिस उसे एक किताब देती है जिसमें उस हादसे में बचे लोगों की डिटेल्स होती है, कैसे कैसे वो लोग बाद में मरे, उनकी कहानियाँ और वो तरीके भी जिनसे मौत को चकमा दिया जा सकता है। स्टिफनी को ये सब बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो ये किताब नहीं लेती और आइरिस से कहती है कि वो दोबारा मिलने आएगी। इतना कहकर वो बाहर निकल जाती है। लेकिन आइरिस, जो सालों से उस कैबिन से बाहर नहीं निकली थी, अपने बच्चों को बचाने के लिए अब खुद मौत के सामने आने का फैसला लेती है और बाहर आकर वो किताब स्टिफनी को दे देती है। आइरिस स्टिफनी से कहती है कि अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी और खुद को इससे बचाने के लिए तुम्हें ये किताब इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन स्टिफनी को आइरिस की बातों पर यकीन नहीं था, तो आइरिस कहती है कि अब मेरी मौत देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से गैस लीक हो रही थी। गैस की वजह से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और इसी तरह एक के बाद एक कनेक्शन बनता जाता है। आखिर में एक चीज उड़ती हुई आकर आइरिस के चेहरे पर लगती है और पीछे से उसे चीर देती है, जिससे आइरिस की वही मौत हो जाती है। अब स्टिफनी को आइरिस की सारी बातें सच लगने लगी थी। 2 दिन बाद आइरिस का फ्यूनरल होता है, जिसमें स्टिफनी की माँ भी आती है। अब स्टिफनी को समझ आ जाता है कि अगली मौत शायद उसकी माँ की होगी। अपनी माँ को बचाने के लिए वो आइरिस की दी हुई किताब पढ़ने लगती है। उसी किताब में आइरिस ने वो सिक्का भी छुपा रखा था, जिसकी वजह से उसने उस दिन सभी की जान बचाई थी। सब कुछ समझकर स्टिफनी अपनी फैमिली को कॉल करने लगती है ताकि उन्हें अलर्ट कर सके, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। उधर दिखाया जाता है कि स्टिफनी की फैमिली पार्टी कर रही होती है।
और यहीं से मौत का खेल शुरू हो जाता है। एक ग्लास टूटता है और उसका टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है, जिसे सब लोग ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर रहे थे। बर्फ का वही टुकड़ा स्टिफनी के अंकल के ग्लास में चला जाता है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता और वो ग्लास वहीं रखकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसी बीच वहाँ रखी दूसरी चीजें भी धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगती हैं, जैसे कोई प्लान के तहत सब हो रहा हो। फिर अचानक उनके हाथ से ग्लास गिरता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में जा लगता है। दर्द की वजह से वो गिर जाते हैं और उनके गिरने से जो जमीन पर हल्का कंपन होता है, उससे एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिरता है, जिससे मशीन चालू हो जाती है और सीधे उनके चेहरे पर चढ़कर उनका पूरा चेहरा कुचल देती है। इतनी भयानक मौत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। टिफनी भी बहुत डर जाती है और फिर सबको समझाती है कि कैसे मौत अब उनके पीछे लगी है। वो बताती है कि जब आयरिस ने उस टावर वाले हादसे में लोगों को बचा लिया था, तब से मौत ने उन बचे हुए लोगों को अपना टारगेट बना लिया। वो एक एक करके उन्हें और उनके पूरे परिवार को खत्म करती चली गई और अब सिर्फ उनकी फैमिली और एक और लड़के की फैमिली ही बची है। टिफनी बताती है कि पहले आयरिस की मौत हुई, फिर उसके बड़े बेटे की। इस तरह स्टिफनी के अंकल की मौत के बाद अब बारी थी उनके बेटे की, और स्टिफनी कहती है कि जब मेरी मॉम मरेंगी तब मेरी भी बारी आएगी। स्टिफनी की बातें सबने सुनी, लेकिन किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे यानी उसके कजिन्स भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वो उनके पापा की मौत का मजाक उड़ा रही है। सिर्फ एक ही इंसान था जो स्टिफनी की बातों को मान रहा था, उसकी माँ। लेकिन स्टिफनी खुद अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब हमें दिखाया जाता है स्टिफनी के अंकल का बड़ा बेटा, जो अपनी पियर्सिंग शॉप में था। वो अपना काम खत्म करके दुकान को बंद कर देता है। फिर अपने पापा की याद में वो अपने हाथ पर उनका पोर्ट्रेट टैटू करवाता है। उस वक्त उसके नाक में एक पिन लगी थी। पियर्सिंग के दौरान एक फैन ऑन हो जाता है, जिस पर एक मैग्नेटिक चेन लटक रही थी। वो चेन उसके नाक की पिन से चिपक जाती है और जैसे ही फैन घूमने लगता है, चेन भी घूमने लगती है और वो लड़का भी चक्कर खाने लगता है। नीचे बहुत सारा केरोसिन पड़ा था और उसके लाइटर से उसमें आग लग जाती है। वो खुद को चेन से तो छुड़वा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसकी पूरी शॉप में आग लग जाती है। जैसे ही स्टिफनी को पता चलता है कि उसकी शॉप में आग लगी है, तो वो सुबह सुबह उसकी दुकान की तरफ निकल जाती है। लेकिन तभी वो लड़का खुद ही उसके कार के सामने आ जाता है और उन्हें रोकता है। हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बस उसका हाथ थोड़ा जल गया था। वो स्टिफनी से मजाक में बात कर रहा होता है कि अचानक एक हाई स्पीड ट्रक वहाँ आता है और उसे टक्कर मारता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो स्टिफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। स्टिफनी को अब लगने लगता है कि शायद वो सच में ओवरथिंक कर रही है। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि रोड पर मौजूद उन चीजों पर ध्यान देती है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी एक कचरा वाली गाड़ी वहां से गुजरती है और स्टिफनी उसे कहती है कि उससे दूर रहो, लेकिन वो लड़का जाकर उस ट्रक को चूमने लगता है और सच में उसे कुछ भी नहीं होता। वो लड़का स्टिफनी से कहता है, देखा, तुझे बेवजह का डर लग रहा है। तभी उसी लड़के की बहन भी अब वॉक पर निकलती है और तभी अचानक उसके पैर से एक बॉल टकराती है। इस बॉल के टकराने की वजह से वो लड़की सीधा कचरे के बास्केट में गिर जाती है और बिना देखे कचरा उठाने वाले लोग उसे उठाकर ट्रक में फेंक देते हैं। स्टिफनी और बाकी दो लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। तीनों तुरंत उस ट्रक के पीछे भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। स्टिफनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उस लड़की को बचा सके। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ट्रक के अंदर जो कचरा था वो मशीन में क्रश हो रहा था और उसी मशीन में उस लड़की का शरीर भी पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। स्टिफनी के हाथ में सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ ही बचता है और वो लड़की मर जाती है। उसकी मौत से सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। स्टिफनी का भाई उससे कहता है कि वो सही थी, लेकिन इस वक्त स्टिफनी खुद अपनी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि मरना तो उसके बड़े भाई को चाहिए था, ना कि इस लड़की को। तभी उनकी आंटी एक बड़ा सच सामने लाती है कि असल में वो लड़का स्टिफनी के अंकल का असली बेटा था ही नहीं, इसलिए वो बच गया और उसकी बहन, जो उसके अंकल की सगी बेटी थी, उसकी मौत हो गई। ये सुनकर स्टिफनी पूरी तरह शॉक्ड थी। अब सब लोग स्टिफनी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि अब सभी को उस पर यकीन हो जाता है। जिस लड़की की मौत हुई थी, उसका छोटा भाई स्टिफनी से कहता है, इसका मतलब अब मेरी बारी है। स्टिफनी, मुझे नहीं मरना, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जिस पर स्टिफनी कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तब उसका भाई उससे कहता है कि जैसे वो पहले सब कुछ समझ गई थी, इस बार भी समझ जाएगी, बस वो आसपास ध्यान दे। तभी स्टिफनी को याद आता है कि आयरिस ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था जो उस हादसे में बच गया था और आज भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। वो जिंदा है और उसने भी मौत को धोखा दिया था। वो जानता है कि मौत से कैसे बचा जा सकता है, तो सब लोग मिलकर उसके पास जाने का फैसला करते हैं। जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं और उसे जेडी नाम से बुलाते हैं, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि आयरिस ही उसे इस नाम से बुलाती थी। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम आयरिस को कैसे जानते हो? तब वो बताता है कि जब टावर वाला हादसा हुआ था, तब मैं वहीं था। मैं उस सिंगर का बेटा हूँ।
ये सुनकर स्टिफनी को भी सारी विजन्स याद आ जाती हैं और वो उसे पहचान जाती है। फिर वो आदमी बताता है कि कई साल पहले आयरिस उससे मिलने आई थी क्योंकि वो अपने पति पॉल को मौत से बचाना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो लोग उसकी जान नहीं बचा पाए। स्टिफनी पूछती है कि क्या ऐसे लोग हैं जो इस मौत से बच निकले थे, जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि हाँ, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सच में मौत को धोखा दिया था, लेकिन सीधे सीधे नहीं। पहले तो मौत ने उन्हें मार ही दिया था, लेकिन बाद में डॉक्टर्स या किसी और की मदद से वो फिर से जिंदा हो गए और उसके बाद मौत ने कभी उनका पीछा नहीं किया। ये सुनकर स्टिफनी कहती है कि प्लीज आप हमारी मदद करो, लेकिन वो आदमी साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं भी एक बार मौत को गले लगाकर बच निकला हूँ, लेकिन अब मुझे भी मरना है क्योंकि मुझे कैंसर है और वैसे भी हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। हम मौत से भाग नहीं सकते, वही तो हमारी आखिरी मंजिल है। उससे पहले जितने पल हैं उन्हें जी लो। ये सुनकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उनमें से एक को एक आइडिया आता है कि वो अपने भाई को मूंगफली खिलाकर मारने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। उसका प्लान ये था कि जैसे ही उसका भाई मरने लगेगा वो तुरंत उसे एंटी एलर्जी इंजेक्शन देकर बचा लेगा। इस तरह वो मौत को चकमा दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है तो मशीन काम ही नहीं करती। वो जल्दी में था इसलिए मैन्युअली पीनट्स निकालने की कोशिश करता है, जिससे मशीन का स्क्रू ढीला हो जाता है। फिर वो लोग एक रूम में जाकर छुपते हैं। लड़का अपने भाई से कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एंटी एलर्जिक लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है और जैसे ही दरवाजा जोर से बंद होता है कुछ बटन्स दब जाते हैं, जिससे MRI मशीन भी ऑन हो जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का एक इंजेक्शन और व्हील चेयर लेकर वापस आता है। वो अपने भाई से कहता है कि अब वो ये पीनट चॉकलेट खा ले, पर इससे पहले कि उनका प्लान पूरा हो पाता वहाँ MRI मशीन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी हाई मैग्नेटिक वेव्स की वजह से सारे मेटालिक आइटम्स उसकी तरफ खींचने लगते हैं। स्टिफनी का बड़ा कजिन, जिसके पूरे शरीर में पियर्सिंग्स थीं, उसे भी वो मशीन और व्हील चेयर के साथ अंदर खींचने लगती है और वो अजीब तरीके से अंदर चला जाता है। वो खुद को बचा भी नहीं पाता। मशीन की फोर्स से टूटती हुई व्हील चेयर भी अंदर चली जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खाया था, वो भी एलर्जी से सफर करने लगता है। खुद को बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगा लेता है जो उसने पास में रखा था और उससे उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। लेकिन तभी वेंडिंग मशीन का स्प्रिंग, जो उन्होंने पहले मैन्युअली निकाला था, अचानक से बाहर निकलता है और दीवार से टकराता हुआ वो स्प्रिंग उस लड़के को जा लगता है जिसने चॉकलेट खाकर मौत को चकमा देने की कोशिश की थी और खुद को एंटी एलर्जिक बनाया था, और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन सबकी मौत से सभी लोग दुखी हो जाते हैं। स्टिफनी अपनी मॉम से कहती है कि अब आपकी बारी है। मुझे लगता है आपको उस घर में रहना चाहिए जहाँ आयरिस रहती थी। वो भी उस घर में रहकर काफी टाइम तक बची हुई थी। स्टिफनी की माँ उसकी बात मान लेती है और फिर हम देखते हैं कि जो बुक स्टिफनी के पास थी उसमें से वो कॉइन फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक बूढ़ी औरत उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। स्टिफनी जल्दी से अपनी नानी के घर पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है कि आप अंदर चले जाओ। उसकी माँ अपने दोनों बच्चों की बहुत फिक्र कर रही थी, तो स्टिफनी बोलती है कि माम, जब तक आप जिंदा हो तब तक हमें कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो और उसका भाई अपनी माँ को नानी के घर भेज देते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पहले से ही गैस लीक हो रही थी और बिजली की स्पार्किंग भी थी। स्टिफनी की माँ को गैस की स्मेल भी आती है, लेकिन वो इग्नोर करके अंदर चली जाती है और फिर गैस लीकेज और स्पार्किंग की वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से स्टिफनी की कार भी पानी में गिर जाती है और वो उसमें फंसकर तड़पने लगती है। अंदर ब्लास्ट में स्टिफनी की माँ जल जाती है और उसका भाई, जो घर के बाहर खड़ा था, वो नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि एक टावर उसके ऊपर गिरने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो टावर उसकी माँ पर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब उस लड़के को समझ आ जाता है कि अब स्टिफनी की बारी के लिए वो तुरंत पानी में कूद जाता है और जब वो उसे बचाकर बाहर लाता है तो देखता है कि स्टिफनी की पहले ही मौत हो चुकी थी। वो उसे CPR देता है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाती है। दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि स्टिफनी की लाइफलेस बॉडी वापस जिंदा हो जाती है और वो खुद भी मान चुकी थी कि अब उसकी मौत हो चुकी है और वो मौत को भी चकमा दे चुके थे। दोनों खुश थे कि वो बच गए, लेकिन माँ और बाकी लोगों की मौत का गम भी उनके साथ था। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई थी। आज स्टिफनी के छोटे भाई चार्ली का ग्रेजुएशन डे था। सब लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। खुशी में स्टिफनी एक गुलाब उसके कोट में लगाती है। तभी गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में आयरिस की उंगली से खून निकला था। ये देखकर स्टिफनी समझ जाती है कि मौत का खेल फिर से शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ हमें वो कॉइन दिखाया जाता है जो आयरिस ने गिरने से बचाया था और अब वो उस बूढ़ी औरत के पास था। जैसे ही वो औरत अपना पर्स खोलती है, वो कॉइन फिसलकर बाहर गिर जाता है और घूमता हुआ उस रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर अटक जाता है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कॉइन के बीच में फंसने की वजह से रेल की पटरी डैमेज हो सकती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है
और हमें स्टिफनी और उसके भाई को दिखाया जाता है। उनके पास उनका पड़ोसी डॉक्टर आता है जो स्टिफनी के भाई का दोस्त था। वो स्टिफनी से कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम बहुत लकी हो जो आज जिंदा हो। जिस पर स्टिफनी कहती है कि हाँ, मैं तो मौत के बाद वापस जिंदा हो गई। तो डॉक्टर कहता है नहीं, तुम मौत से वापस नहीं आई हो। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तभी उसे डेड माना जाता है, लेकिन तुमने तो सिर्फ 2 मिनट बाद सांस लेना शुरू किया। इसे बेहोश होना कहा जाता है, ना कि डेथ। ये सुनकर स्टिफनी और उसका भाई दोनों शॉक हो जाते हैं। स्टिफनी अपने आसपास की चीजों को देखती है और हर चीज में अपनी मौत को देखने लगती है। वो ट्रेन जो ट्रैक से उतर गई थी, डीरेल होकर सीधा उनके घर की तरफ आ गई और ट्रेन अपनी स्पीड भी नहीं कम कर पाई। खुद को बचाने के लिए स्टिफनी और उसका भाई दोनों दौड़ पड़ते हैं। वह ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन वो बच नहीं पाते क्योंकि ट्रेन के पीछे से उड़ती हुई लकड़ियों के ब्लॉक्स उनके ऊपर गिर जाते हैं और आखिरकार उन दोनों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन मूवी एक गहरा मैसेज देकर खत्म होती है कि हम मौत से कभी भाग नहीं सकते और एक न एक दिन सबको मरना ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।